हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दीपक सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास 11th का प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर फर्स्ट माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ओवर माय हेड तक पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी कहानी समझ लेते कि पीछे हुआ क्या था। पीछे हुआ था ये कि जब वो राइटर जो था कोयले खान में काम कर रहा था, तो उसने दो श्रमिकों को एक अश्वेत लोगों के स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना, जो कि वर्जीनिया में हैम्पटन यानी वर्जीनिया में स्थित था। इस चीज़ को सुनने के बाद वो अभी वहाँ जाने का निश्चय कर लेता है और फिर वो आता है अपने घर पे ये बात बोलता है। तो उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि वह एक असंभव कार्य के लिए असंभव प्रयास कर रहा होता है, जबकि राइटर को कुछ नहीं पता है कि वह स्कूल कहाँ था, कितना दूर था या कैसे वो वहाँ पहुँचेगा। इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था। इस चीज़ को देखकर उसकी माँ उससे बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर ये कैसे पहुँचेगा। फिर भी वह किसी तरीके से करके अपनी माँ से आधे मन से स्वीकृति प्राप्त कर लेता है और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, जाने लगता है। जैसे वो आगे पहुंच जाता है तो कुछ दिनों तक तो वो पैदल चलता है, कुछ घोड़े गाड़ी कार से मदद लेकर हैम्पटन तक वह रिचमंड शहर तक वह पहुंचता है। जब वो रिचमंड शहर तक पहुंचता है तो वो बहुत थका हुआ होता है, गंदा हो जाता है। यात्रा के दौरान गंदा हो गया, उसका कपड़े पूरी तरह से गंदे हो गए होते हैं। और जब वह रिचमंड शहर पहुँचा तो वह बहुत यानी देर रात भी हो चुकी थी। वहाँ पे कोई उसके सगे संबंधी या मित्र भी नहीं थे जिससे कि वह वहाँ पे ठहर सके। जहाँ भी ठहरने के लिए कह रहा था तो वो लोग पैसा मांग रहे थे और यात्रा के दौरान इसके पैसे सारे ख़त्म हो गए थे। तो इस तरीके से उसने और उससे कोई दूसरा रास्ता न सूझा तो रात भर टहलता रहा और अंत में एक पगडंडी के नीचे सो जाता है, जहाँ पर पूरी रात वह यात्रियों के पैदल चलने की आवाज़ सुनता है। तो यही है कि ट्रम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। पूरी रात वह यात्रियों के पैदल चलने की आवाज़ सुनता है। तो आइए हम लोग आज की इस वीडियो में इसके नेक्स्ट अगले भाग का अध्ययन करते हैं। तो अगला पैराग्राफ हमारा ये हो जाएगा, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, फाउंड मतलब पाया, माई सेल्फ मतलब स्वयं को, समवॉट मतलब थोड़ा बहुत, रिफ्रेश मतलब तरोताज़ा। अगली सुबह मैं अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा या अत्यधिक भूखा था। एज सुन एज यहाँ पे एक कंजंक्शन है, इसकी हिंदी होती है जो ही। तो एज सुन एज इट बिकम लाइट इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ यानी आसपास के। तो एज सुन एज इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, जो ही या जैसे ही मेरे आसपास के वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश हुआ, तो आई नोटिस, नोटिस मतलब ध्यान देना, तो आई नोटिस मैंने ध्यान दिया, दैट कि आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक बहुत बड़े से जहाज़ के पास था, यानी मैं एक बड़े से जहाज़ के पास था। इट सीम टू बी ऑन लोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें से कच्चे लोहा उतारा जा रहा था, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस जहाज़ में से कच्चे लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, वेसल मतलब जहाज़, मैं जहाज़ के पास गया, एंड आस्क द कैप्टन, और कप्तान से पूछा, टू परमिट अनुमति के लिए, मी टू हेल्प ऑनलोड द वेसल, जहाज़ को खाली करने में मदद के लिए, जहाज़ को खाली करने में मदद के लिए मैंने उससे अनुमति के बारे में पूछा। इन ऑर्डर टू गेट मनी, जिससे कि मैं पैसा पा सकूं, फॉर फूड भोजन के लिए, जिससे कि मैं भोजन के लिए पैसा पा सकूं, इसलिए इस उद्देश्य से मैंने कप्तान से जहाज़ को खाली करने में मदद के लिए अनुमति मांगी। द कैप्टन यानी कप्तान, ए वाइट मैन, गोरा व्यक्ति था, यानी जो कप्तान था वो अमेरिका का एक व्यक्ति था, यानी जिसको अमेरिका के व्यक्ति को वाइट मैन कहते हैं। तो द कैप्टन यानी कप्तान, ए वाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो दयालु प्रतीत हो रहा था। काइंड हार्टेड मतलब दयालु।
कॉन्सेंटेड मतलब होता है स्वीकृति, तो कॉन्सेंटेड मतलब स्वीकृति दे दिया। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न माई मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ता के लिए यानी अपने ब्रेकफास्ट के लिए पैसा एकत्रित करने के लिए मैंने लंबे समय तक कार्य करना जारी रखा, कार्य किया। एंड इट सीम टू मी, और फिर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसे कि आज भी मुझे याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, उस सबसे सर्वोत्तम ब्रेकफास्ट के बारे में, दैट आई हैव एवर इटन, जैसा कि मैंने आज तक नहीं किया है। अर्थात आज तक का मैंने जो भी ब्रेकफास्ट किया वह ब्रेकफास्ट मेरा सबसे बेहतर था। इसमें होता क्या है कि अगली सुबह जो राइटर है वो अपने आप को थोड़ा बहुत रिफ्रेश तरोताज़ा पाता है, लेकिन वो बहुत भूखा था। जैसे ही उसके आसपास पर्याप्त प्रकाश होता है जिससे कि वो अपने आसपास की वस्तुओं को देख सके, तब उसने यह ध्यान दिया कि वह एक बड़े से जहाज़ के नज़दीक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस जहाज़ में से कच्चे लोहे बाहर उतारे जा रहे थे। इस चीज़ को देखकर जो राइटर था वो जहाज़ के पास गया और जहाज़ के कप्तान से जहाज़ को खाली करने में मदद के लिए अनुमति मांगा, जिससे कि वह भोजन खरीद सके। जो कप्तान जो था वो एक गोरा व्यक्ति था, वह दयालु हृदय वाला था, उसने उसे अनुमति दे दिया। उसने अपने लेखक जो है वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए लंबे समय तक कार्य किया जिससे कि वो पैसा कमा सके। और फिर ये होता है कि उसको ऐसा प्रतीत होता है, या जैसे आज भी उसे यह याद है कि उसने जो उस दिन जो ब्रेकफास्ट किया था, उस दिन जो नाश्ता किया था, उतना बेहतर, उतना खूब शानदार नाश्ता कभी नहीं किया था। इसके अगले पैराग्राफ को देखते हैं। तो माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल, मेरा कर्तव्य या मेरा कार्य जो था वह कैप्टन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। प्लीज मतलब प्रसन्नचित कर देना, प्रभावित करना। मेरा जो कार्य था कप्तान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। दैट कि ही टोल्ड मी, जिससे कि उसने इतना कार्य उसका जो था, लेखक का जो कार्य इतना कप्तान को इतना प्रभावित किया कि कप्तान ने उससे कहा कि आई कुड कंटिन्यू वर्क फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं एक दिहाड़ी पर या फिर मैं प्रतिदिन के एक छोटी सी रकम पर, छोटी सी धनराशि पर अपने कार्य को जारी रख सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और मुझे ऐसा करके बहुत खुशी हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल, मैं उस जहाज़ पर काम करना जारी रखा। फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक उस जहाज़ पर मैं कई दिनों तक कार्य करना जारी रखा। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वैगेज मतलब होता है मजदूरी, मैं अपनी छोटी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, ज़्यादा पैसा नहीं बचता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन जाने के लिए, रास्ते में होने वाले खर्च को पूर्ति करने के लिए। अर्थात हैम्पटन पहुंचने के लिए मार्ग में आने वाले खर्चों को उठाने के लिए भोजन खरीदने के पास उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचता था। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, पैसा बचाने के लिए के उद्देश्य से उसने वह प्रत्येक संभव कार्य किया, ये प्रत्येक संभव रास्ता अपनाया जो वह कर सकता था। आई कंटिन्यूड टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं पगडंडी के नीचे सोना जारी रखा, यानी वह उसी पगडंडी के नीचे सोता रहा। इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि लेखक के कार्य को देखकर जो उस जहाज़ का कप्तान है वो बहुत प्रभावित होता है, और कप्तान जो है लेखक को कहता है कि वह एक छोटी सी धनराशि पर वह कई दिनों तक काम जारी रख सकता है। इस चीज़ को सुनकर लेखक बहुत खुश होता है और कई दिनों तक उसी जहाज़ पर उसने काम करना जारी रखा। उसको जो थोड़ी बहुत जो मजदूरी थी, उस मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचता था, जिससे कि वह हैम्पटन के मार्ग में के रास्ते में आने वाले खर्चों को वह पूर्ति कर सके। इसलिए उसने जो भी संभव रास्ता दिखा वह उसने प्रत्येक कार्य किया जिससे कि वह पैसे को बचा सके, इसलिए उसने पगडंडी के नीचे सोना जारी रखा। अगले पैराग्राफ को में देखते हैं। तो व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी
विथ विच टू रीच हैम्पटन। जब वेन मतलब जब आई हैड सेव्ड एनफ मनी, जब मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया, विथ विच टू रीच हैम्पटन, जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं। आई थैंक्ड द कैप्टन फॉर द वेसल फॉर हिज काइंडनेस। आई थैंक मतलब धन्यवाद दिया। आई थैंक्ड द कैप्टन, मैंने कप्तान को धन्यवाद दिया, ऑफ द वेसल, जहाज़ के। तब मैंने जहाज़ के कप्तान को धन्यवाद दिया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी उदारता के लिए, उसके दयालुपन के लिए। एंड आई स्टार्टेड अगेन, और पुनः मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस, बिना और किसी असंभव मुसीबत या परेशानी की। आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट, मेरे पास ठीक 50 पैसे बचे थे। विथ विच, जिससे टू बिगेन माई एजुकेशन, जिससे मैं अपनी यात्रा जिससे मैं अपना एजुकेशन लाइफ, जिससे मैं अपना एजुकेशन प्रारंभ कर सकता था। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place। ये लाइंस थोड़ी बड़ी हो जा रही हैं, तो इसको थोड़ा हम लोग छोटे छोटे करके देखते हैं। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, 3 मंजिले स्कूल की इमारत की पहला दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हुआ, टू हैव रिवॉर्डेड, पुरस्कार के रूप में मुझे प्रतीत हुआ, फॉर ऑल दैट आई हैड अंडर गॉन टू ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस स्थान पर पहुंचने के लिए मैंने जो भी मुसीबतें उठाया था, जो भी कष्ट परेशानियाँ उठाया था, उस परेशानी के लिए वो मेरे लिए पुरस्कार प्रतीत हो रहा था। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि इस स्थान तक पहुंचने के लिए मैंने रास्ते में प्रत्येक मुसीबत या परेशानियों को जो मैंने उठाया था, उस 3 मंजिले स्कूल की इमारत को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन सभी मुसीबत या उन सभी परेशानियों के लिए वह पुरस्कार था। द साइट ऑफ इट सीम्ड, उसका यह दृश्य, सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मुझे एक नया जीवन देगा। तो इस पैसेज में ये हो रहा है कि जब लेखक के पास पर्याप्त पैसा बच जाता है, या वो लेखक पर्याप्त पैसा बचा लेता है जिससे वह हैम्पटन पहुंच सकता है या पहुंच जाए, तब उसने जहाज़ के कप्तान को धन्यवाद दिया उसके उदारता के लिए, और फिर उसने अपने हैम्पटन के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी बिना किसी और परेशानी या मुसीबत आए। जब लेखक हैम्पटन पहुंचा तो उसके पास 50 पैसे बचे थे, जिससे कि वह अपना एजुकेशन यानी शिक्षा प्रारंभ कर सकता था। जब उसने 3 मंजिले स्कूल की इमारत को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ, उसे पुरस्कार के रूप में प्रतीत हुआ, जो भी उसने मार्ग में कठिनाइयाँ परेशानियाँ उठाया था उसके लिए। अर्थात उस स्थान, उस विद्यालय तक पहुंचने के लिए उसने मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक मुसीबत या परेशानियों को जो उठाया था, उसके लिए वह विद्यालय देखकर उसे पुरस्कार के रूप में प्रतीत हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह विद्यालय जो है वो उसे एक नया जीवन देगा। तो मित्रों, इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके कंक्लूजन पे ध्यान देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि पसंद आया, कैसा लगा, क्या कमियां हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आपका एजुकेशनल लाइफ बेहतर से बेहतर हो सके।